स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद नवप्रीत में। दोस्तों, आप सभी ने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। आप में से कुछ लोग तो पीएफ के मेंबर भी होंगे जो बहुत समय से काम करते आ रहे हैं। बट मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी अपना कैरियर शुरू किया है। दोस्तों, उनके मन में ये सवाल आते होंगे कि क्या है ये पीएफ, क्यों कटता है, कितना कटता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, कुछ लोग तो शायद ये भी चाहते होंगे कि ये प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी से ना कटे क्योंकि उनको उनके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरा प्रोविडेंट फंड नहीं कटना चाहिए। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना है जिसमें हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो एक सर्टेन अमाउंट हमारी सैलरी से काटता है और उतना ही अमाउंट अपने पास से मिलाकर हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करवा देता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। और हाँ, अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल के बटन को दबाकर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको सभी फ्यूचर अपडेट्स समय पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है ये पीएफ। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि भविष्य में काम आने वाला पैसा जो कि हम एक सेविंग करते हैं अपने एम्प्लॉयर के थ्रू। तो सब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये हमारा ही पैसा है, हमारा ही कटता है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब इसका क्या फ़ायदा है बेसिकली। तो दोस्तों, मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट सेविंग करके रख सकते हैं अलग से? जी नहीं, कभी नहीं। हम ये एक इंसानी फितरत है, चाहे हम कितना भी पैसा कमाएँ, हम अपने खर्चे उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। तो पीएफ मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है जिसके अंदर हमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो हमें वॉलंटरी भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो क्यों, मैं आपको उसके फ़ायदे बताऊँगा तो आपको पता लगेगा। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स यानी फ़ायदों के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊँगा कि जितना कंट्रीब्यूशन हमारी सैलरी से कटता है उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारा एम्प्लॉयर मिलाकर हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करवाता है। अब 12% हमारा एम्प्लॉय शेयर यानी और 12% एम्प्लॉयर का यानी एम्प्लॉयर शेयर, टोटल मिलाकर हो गया 24%। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इस 24% का ब्रेकअप क्या है। तो दोस्तों, 12% तो सीधे चला जाता है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड में या कर्मचारी भविष्य निधि में। अब जो 12% है उसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, दूसरा पार्ट है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम या फिर अगर आपको कहूँ तो फैमिली पेंशन स्कीम। वो क्यों, मैं आपको भी बताता हूँ। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम इसलिए क्योंकि जो फंड हमारे पेंशन स्कीम में जाता है, अगर हम 58 साल की एज अटेन कर लेते हैं, हमारा प्रोविडेंट फंड जमा है, तो उसके ऊपर हमें एक पेंशन मिलती है एट द एज ऑफ 58, तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली पेंशन स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इन केस 58 साल से पहले हमें कुछ हो जाता है और अगर हमने अपना प्रोविडेंट फंड नहीं निकाला है तो वो पेंशन हमारी फैमिली को मिलती है एज ए बेनिफिट। दोस्तों, अभी तक हमने ये समझ लिया है कि एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फैमिली पेंशन स्कीम और दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम 8.33% का डिफरेंशियल देखें तो वो आता है 3.67%, मतलब 8.33% प्लस 3.67% हो गया हमारा 12%। मगर अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन हमारा मैक्सिमम लिमिट जो कि पीएफ की 15,000 रुपये उससे ज़्यादा जमा करवा रहे हैं तो 3.67 में वो एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन और फैमिली पेंशन स्कीम का डिफरेंशियल भी ऐड हो जाता है। चलिए मैं आपको ना एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये एक्सेल शीट रेडी की है, इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने इसमें 4 अलग-अलग एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर।
पहला एग्जांपल में बेसिकली एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों की जो लिमिटेशंस है वो 15,000 रुपये पीएफ वेजेस तक ही हैं। सो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रॉस माइनस एचआरए एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सेकेंड एग्जांपल में भी एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर की लिमिट जो है वो 15,000 रुपये ही है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली फॉर्मूला यूज़ हो रहा है रिस्ट्रिक्टेड वेजेस, रिस्ट्रिक्टेड ऑफ 15,000। तीसरा जो फॉर्मूला मैंने लिया है दोस्तों, वहाँ पर एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्टेड है ओनली, एम्प्लॉई लिमिट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। चौथा जो फॉर्मूला मैंने लिया है उसके अंदर बेसिकली एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई दोनों की फुल बेसिक कंसिडर्ड है फॉर द पीएफ वेजेस। चलिए देख लेते हैं, आगे डिस्कस करके इसमें क्या है बेसिकली। सो 12,000 रुपये बेसिक है, 6,000 रुपये एचआरए है और 12,000 रुपये अदर अलाउंसेस है। 30,000 ग्रॉस। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, सब में 30,000 ग्रॉस है, बट यहाँ पर आप देखेंगे पीएफ की कैलकुलेशन सभी केसेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग होगी। 30,000 रुपये में से अगर मैं एचआरए माइनस कर दूँ तो 6,000 रुपये जो है तो उसका जो टोटल होता है वो 15,000 रुपये से ज़्यादा है। तो मेरी जो पीएफ वेजेस आएगी एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग यहाँ पर 15,000 रुपये ही आएगी। अगर मेरे पास यहाँ पर 12,000 रुपये नहीं होता अदर्स में, तो मेरे पास जो पीएफ वेजेस आती है वो 12,000 रुपये ही आती। फिर हम उसमें से ग्रॉस माइनस नहीं करते। बेसिकली अगर मैं ग्रॉस में से एचआरए माइनस करता हूँ तो वो बेसिक से कम नहीं होगा बेसिकली। सेकंड केस में हम जो बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर 16,000 रुपये मैंने बेसिक सैलरी ली है, 8,000 रुपये एचआरए और 6,000 रुपये अदर्स लिया है, 30,000 रुपये लिया है। बट क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड वेजेस यूज़ कर रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर भी पीएफ की जो वेजेस होंगी वो 15,000 रुपये होंगी। तीसरे एग्जाम्पल में एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्टेड है, एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे 30,000 रुपये यानी पीएफ वेजेस 30,000 रुपये होगी। बट एम्प्लॉयर जो कंसिडर करेगा वो पीएफ वेजेस कंसिडर करेगा सिर्फ 15,000 रुपये। यहाँ पर चौथे केस में एम्प्लॉयर ने कोई बाउंडेशन नहीं कर रखी है, ना अपने लिए ना एम्प्लॉय के लिए। जितनी उसकी बेसिक है फुल बेसिक के ऊपर पीएफ जमा करवा रहा है एम्प्लॉयर। अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पर 15,000 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, 1,250 रुपये फैमिली पेंशन स्कीम, 550 रुपये पीएफ एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने हाईलाइट किया 3.67% प्लस डिफरेंशियल ऑफ ईपीएफ एंड एफपीएस। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों लिखा है मैंने। दूसरे केस में भी 15,000 रुपये पीएफ वेजेस, 1,800 रुपये एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, 1,250 रुपये फैमिली पेंशन फंड और 550 रुपये एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। तीसरे केस में एम्प्लॉई की जो कंट्रीब्यूशन है वो 3,600 रुपये आ रहा है 30,000 रुपये के ऊपर 12%, क्योंकि एम्प्लॉई की कोई लिमिट नहीं है। बट इस केस में एम्प्लॉयर डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट मोर, तो एम्प्लॉयर ने जो अपनी लिमिट रख रखी है वो 15,000 रुपये रख रखी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो 3.67% है वो 15,000 रुपये का है, ना कि 30,000 रुपये का। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। 1,250 रुपये और 550 रुपये अगर आप टोटल करेंगे तो ये सिर्फ 1,800 रुपये आएगा, जो कि 15,000 रुपये का 12% आता है। एम्प्लॉयर की जो लिमिट है वो 15,000 रुपये। चौथा केस, वहाँ पर फुल बेसिक के ऊपर एम्प्लॉयर पीएफ जमा करवा रहा है, एम्प्लॉई का हो या अपना हो। इस केस में सिर्फ फैमिली पेंशन फंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, बाकी का जो पैसा है जो कि मैं इस केस की बात कर रहा था 3.67 में ऐड हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे 30,000 3,600 आएगा उसका 12%, 1,250 रुपये फैमिली पेंशन फंड में और 2,350 रुपये यहाँ पर दिखाई देगा आपको 3.67%, जो कि बहुत ज़्यादा है। 3.67% से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 3.67%। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3.67% सिर्फ 1,101 रुपये होना चाहिए, बट चूँकि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर फुल बेसिक के ऊपर पीएफ जमा करवा रहा है तो उस केस में जो मेरा पीएफ एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो 3.67 प्लस एम्प्लॉई और एफपीएस का डिफरेंशियल होगा, ना कि 3.67%। दोस्तों, इसको बताने का मेरा मकसद बेसिकली यही था कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन और इस वाले पार्ट पर और एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, इन्हीं दोनों पार्ट पर मिलता है, जो कि आपको नीचे मेरे हाईलाइट में दिख रहा है।
फैमिली पेंशन फंड हमें रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर मिलता है, हमें या तो हमारे बाद हमारी फैमिली को। एक चीज़ और दोस्तों, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो नई रूलिंग आई है गवर्नमेंट के हिसाब से, उसमें फैमिली पेंशन स्कीम हायर साइड ऑफ वेजेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं गवर्नमेंट ने। अगर हम ये वाले केस में, बेसिकली लास्ट वाले केस में मैं बात करूं, अगर हम किसी न्यू एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसकी जो हायर साइड ऑफ वेजेस 30,000 रुपीज़ डालते हैं या 15,000 रुपये से ज़्यादा डालते हैं, तो उसका कंट्रीब्यूट नहीं होगा ऑटोमेटिकली फैमिली पेंशन फंड में। फैमिली पेंशन फंड में अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है तो हमें एक जॉइंट डिक्लेरेशन जमा करवाना पड़ेगा, ड्यूली साइन बाय मेंबर एंड द एम्प्लॉयर, तभी फैमिली पेंशन फंड में पैसा जाएगा और पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी। अदरवाइज पूरा का पूरा 24% एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा, 12% एम्प्लॉई शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, 12% एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ और जाने वाली दोस्तों, हायर साइड ऑफ वेजेस वाले लोगों के लिए ही बेसिकली गवर्नमेंट की जो 2021 की रूलिंग है ईपीएफओ की, उसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दी है 2.5 लाख रुपए की। बेसिकली अगर कोई 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगे। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट जो मिल रहा है उस पर टैक्स लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर अभी भी आपको इसमें कोई संशय, कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट। अब आप कहेंगे साहब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये तो हमारी सीटीसी का पार्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएफ इंडिया के अंदर एक ऐसी एकमात्र स्कीम है जिसके अंदर हमें सालाना 8% से ज़्यादा, जी हाँ 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस साल गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट 23-24 के लिए रखा है, जो हमें 22-23 के जमा राशि के ऊपर मिलना है, वो है 8.15%, जो पिछले साल के मुकाबले आधा % ज़्यादा है। इंटरेस्ट के लिए मैंने अपना एक ब्लॉग का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर वहाँ पर, जिसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन दिया है, आप जाकर मेरा वो ब्लॉग चेक कर सकते हैं। एक और अहम बात, एक तरफ तो हमें इसके अंदर एटीसी के डिडक्शन में जो है बेनिफिट मिलता है, छूट मिलती है, जो इनकम टैक्स एक्ट है। दूसरा, हमें इसके जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और तीसरा, जो हमें इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इंटरेस्ट के अलावा पीएफ के और क्या-क्या बेनिफिट हैं जान लेते हैं। दोस्तों, पीएफ में इंटरेस्ट के अलावा ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे रहते हमें या हमारे बाद हमारी फैमिली को मिलते हैं, जिसके अलग-अलग फॉर्मूलाज़ हैं बेसिकली। मैं आपको अगर बताऊँ जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बेनिफिट अंडर एटीसी, नॉन रिफंडेबल लोन, रिटायरमेंट पेंशन, और आपका हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को विडो या विडोर पेंशन बेसिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ईडीएलआई स्कीम होती है बेसिकली, जो हमारे पीएफ से लिंक एक इंश्योरेंस होता है, उसमें हमें 7 लाख रुपए तक का अमाउंट प्रोविडेंट फंड देता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग विद अस टू आवर फैमिली। दोस्तों, इन सभी बेनिफिट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको एक डिटेल में, एक अलग वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, पीएफ के सभी बेनिफिट्स के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाकर बहुत जल्द पोस्ट करूंगा, जिससे आपको सभी जानकारी मिल सके। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज साइन ऑफ। थैंक यू, धन्यवाद।